तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर एक ही वीडियो के अंदर खत्म करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एग्जामिनेशन को देखते हुए इस सीरीज को बिल्कुल और बिल्कुल आपके लिए लेके मैं आ चुका हूँ। पहले आप लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, तो देन स्टार्टेड। सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, ज्यादा आपका टाइम बिल्कुल मैं व्यर्थ नहीं करूंगा और मैं बिल्कुल सही तरीके से और बिल्कुल तेजी के साथ बढ़ता चलूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग को अपने आप को थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर बना के रखना है, कंटिन्यूटी बरकरार रखनी है। ठीक है, एक एक लाइन एक एक पॉइंट का मतलब मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये वन शॉट वीडियो है और मैं चाहूंगा नहीं कि ज्यादा लंबा ड्यूरेशन जाए। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि कम समय में आपको बेहतर से बेहतर चीजें प्रोवाइड करा दी जाए। ओके, और भी चीज ये है कि अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सीरीज को। तो सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि डेटा आखिर क्या होता है, यानी व्हाट इज डेटा। तो सबसे पहले डेटा क्या है? एनीथिंग टू गिव इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा, यानी कोई भी चीज ऐसा जो हमें क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है, वो क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। जैसे किसी स्टूडेंट का नाम हो गया, स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, या फिर स्टूडेंट की ईमेल आईडी हो गई, मोबाइल नंबर हो गया, ये सारे क्या है? डेटा है, क्योंकि इनसे कहीं ना कहीं क्या मिल रहा है? हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है। क्लियर? तो डेटा तो हमने जान लिया, अब जानेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड स्ट्रक्चर, यानी डेटा को रिप्रेजेंटेट करने का जो तरीका होता है वो क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे एग्जांपल आपका हो गया ग्राफ, एरे, लिस्ट या फिर ट्री। ये क्या है? अलग अलग तरीके हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं? डेटा को रिप्रेजेंटेट करते हैं। क्लियर हुआ? तो डेटा हमने जान लिया। कोई भी आपका क्या, कोई भी एक ऐसा चीज जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, डेटा कहलाता है। और स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का। ठीक है, अब यहाँ पे आता है डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर दो टर्म के मिलने से बना है, एक तो डेटा, दूसरा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कह रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा सो दैट इट कैन बी यूज्ड efficiently, यानी डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका है जिसके द्वारा हम स्टोर करते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं किसको? डेटा को। और यही कारण है ये काफी इफिशिएंटली हम इसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑल डेटा आइटम्स एंड रिलेशनशिप टू ईच अदर, यानी डेटा स्ट्रक्चर एक प्रकार का ऐसा तरीका होता है जिसके द्वारा हम ऑर्गेनाइज करते हैं सारे डेटा आइटम्स को और उनके रिलेशनशिप को एक दूसरे के साथ। ठीक है, यानी सारी चीजों को हम मिला के क्या करते हैं? चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। क्लियर हुआ? डेफिनेशन समझ में आ गया? डेटा जान लिया हमने, डेटा स्ट्रक्चर जान लिया हमने। ठीक है ना? क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे टाइप आता है डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, यानी डेटा स्ट्रक्चर मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर तीन टाइप का होता है जिसके अंदर इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर आते हैं। और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर दो प्रकार का होगा, पहला आपका लीनियर, दूसरा नॉन लीनियर। लीनियर के अंदर आपके एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट आएगा और नॉन लीनियर के अंदर आपके ट्रीज एंड ग्राफ्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि हमें इन डेप्थ में तो चीजें जाननी है ना, है कि नहीं? तो यहाँ पे डेप्थ में चीजें कह रहा है कि दीज आर बेसिक स्ट्रक्चर एंड आर डायरेक्टली ऑपरेटेड बाय मशीन इंस्ट्रक्शन, यानी ये जो है ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो डायरेक्टली ऑपरेट होते हैं किसके द्वारा? मशीन के इंस्ट्रक्शन के द्वारा। जैसे आपका इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। इसके अंदर कह रहा है कि दीज आर ड्राइव फ्रॉम द प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, यानी वैसे डेटा स्ट्रक्चर जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से निकलते हैं, यानी उससे निकल के आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं। अब इसी के अंदर एक पॉइंट और कह रहा है कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, यानी ये किसका कलेक्शन होता है? जो अलग अलग टाइप के या फिर सेम टाइप के जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं उनका क्या होता है? कलेक्शन होता है। जैसे एरे हो गया, स्टैक हो गया, ट्री हो गया, ग्राफ हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अप्लाई होता है, उन ऑपरेशंस के बारे में हमारे लिए जानना जरूरी है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द डेटा विच इज स्टोर्ड इन आवर डेटा स्ट्रक्चर आज प्रोसीड बाय अ सेम सेट ऑफ ऑपरेशन, यानी जो डेटा जो स्टोर्ड होता है हमारे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर और वो कह सकते हैं कि प्रोसीड होता है सेट ऑफ ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। अब इसके अंदर अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो डेटा होता है उसको हमें इंसर्ट करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है, उसको सर्च करना पड़ता है, सॉर्ट करना पड़ता है, मर्ज करना पड़ता है,
ट्रेवर्स करना पड़ता है। ये मेनली 6 आपके सामने ऑपरेशंस दिख रहे हैं। एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से हम समझेंगे। इंसर्शन का मतलब क्या होता है? एड न्यू डेटा इन द डेटा स्ट्रक्चर, यानी एक नए डेटा स्ट्रक्चर को, एक नए डेटा को उस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ऐड करना, इंसर्शन। क्योंकि आपको नाम से पता लग रहा है इंसर्शन मतलब क्या, चीजों को इंसर्ट करना। दूसरा है डिलीटिंग, यानी रिमूव अ डेटा फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर, यानी डेटा को रिमूव करना डेटा स्ट्रक्चर से, है कि नहीं। अगर मान लीजिए किसी भी एलिमेंट को हमें डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, डिलीशन अप्लाई करेंगे, डिलीटिंग प्रोसेस अप्लाई करेंगे। दूसरा हमारा है सॉर्टिंग, यानी अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी जो भी आपका डेटा है, जो भी डेटा रहता है उसको हम या तो अरेंज करते हैं किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते और घटते क्रम में हम अरेंज करते हैं ना डेटा को। ऐसा तो नहीं कि अल्टरनेट डेटा हम रखेंगे, हमारे पास चीजें सीक्वेंस में रहनी चाहिए। जैसे नाम भी हम किसी सेक्टर में रखते हैं किसी भी चीज का, तो अल्फाबेटिकली रखते हैं, है कि नहीं। पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, देन लास्ट में आपका जेड आएगा, इसी तरीके से। अब यहाँ पे आता है सर्चिंग, यानी फाइंड द लोकेशन ऑफ द डेटा इन द डेटा स्ट्रक्चर। मान लीजिए किसी भी डेटा का हमें लोकेशन फाइंड आउट करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, सर्चिंग ऑपरेशन जो है उसको यूज करेंगे, ठीक है। मर्जिंग की बात करें, मर्ज का मतलब क्या, कंबाइन करना, यानी कंबाइनिंग द डेटा ऑफ डिफरेंट टू डिफरेंट सॉर्टेड फाइल इनटू अ सिंगल सॉर्टेड फाइल। यानी मर्ज का मतलब क्या, दो अलग अलग जो फाइल हैं उनको एक साथ कंबाइन कर देना, और ध्यान रहे वो फाइल सॉर्टेड होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्स मतलब क्या, एक्सेसिंग ईच डेटा एग्जैक्टली वन इन द डेटा स्ट्रक्चर सो दैट ईच डेटा आइटम इज ट्रेवर्स और विजिटेड, यानी किसी भी एलिमेंट को कम से कम हमें क्या करना है, एक बार क्या करना है, विजिट करना है, या फिर हम उसे ट्रेवर्स भी कह सकते हैं, यानी उस डेटा तक पहुंचना, ठीक है। तो ये ट्रेवर्सिंग होता है। क्लियर हुआ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कि एरेज क्या होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि एन एरे कैन बी डिफाइंड एज अ इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, सिमिलर टाइप, यानी एक जैसे एलिमेंट। यानी एरे को हम डिफाइन कर सकते हैं एक इनफाइनाइट कलेक्शन जो कि सेम टाइप के एलिमेंट का हो। यानी अगर मान लीजिए इंटीजर है तो सारे एलिमेंट इंटीजर होने चाहिए, अगर कैरेक्टर है तो सारे कैरेक्टर होने चाहिए, अगर फ्लोट है तो सारे फ्लोट ही होने चाहिए, कोई दूसरा उसके अंदर नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एरे आर ऑलवेज स्टोर्ड इन कंसेक्यूटिव, दैट मींस स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन, यानी जो भी एरे आपका स्टोर होगा उसका एक स्पेसिफिक लोकेशन होगा, उसका स्पेसिफिक इंडेक्स होगा, वही पॉइंट यहाँ पे कह रहा है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि एरे कैन बी स्टोर्ड मल्टीपल वैल्यूज विच कैन बी रेफरेंस्ड बाय अ सिंगल नेम, यानी एरे जो है वो स्टोर हो सकता है, किसके द्वारा स्टोर किया जा सकता है, मल्टीपल वैल्यूज के द्वारा, जिनको हम क्या कर सकते हैं, रेफरेंस कर सकते हैं एक सिंगल नेम के द्वारा, ठीक है। अब आता है कि एरे के टाइप कितने हैं। तो मेनली एरे को दो भाग में बांटा गया है, पहला आपका है सिंगल डायमेंशनल एरे, दूसरा आपका है मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो सिंगल डायमेंशनल एरे मतलब क्या, इट इज ऑल्सो वन डायमेंशनल एरे, यानी जो डायमेंशन वन डायमेंशन में जो एरे रहता है उसे हम लोग सिंगल डायमेंशनल एरे कहते हैं। एंड इट यूज ओनली वन सबस्क्रिप्ट टू डिफाइन द एलिमेंट ऑफ एरे, यानी ये क्या करता है, केवल एक ही सबस्क्रिप्ट को डिफाइन करता है उस एलिमेंट के एरे को, ठीक है। जैसे रोज एंड कॉलम्स की बात करें, ठीक है। तो ये क्या है, सिंगल जो डायमेंशन एरे है वो है। अब यहाँ पे एक डिक्लेरेशन दिया गया, मान लीजिए हमने डेफिनेशन तो देख लिया, लेकिन हम एरे को डिफाइन कैसे करेंगे सिंगल को। तो डेटा टाइप होगा, वेरिएबल का नेम होगा और उसका एक्सप्रेशन होगा। जैसे डेटा टाइप आपका इंटीजर है, उसके बाद वेरिएबल का नेम आपका नम दिया हुआ है, और एक्सप्रेशन यानी उसके अंदर 10 स्टोर किए गए हैं। इसका मतलब क्या कि 10 जो लोकेशन है मेमोरी के अंदर फिक्स हो जाएंगे। इसी तरीके से डेटा टाइप कैरेक्टर है, और जो आपका वेरिएबल नेम सी है, और उसके अंदर 5 एलिमेंट है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन है, डिक्लेरेशन तो हो गया। अब यहाँ पे हम ये तो हमने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन हम उसके अंदर इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। जैसे 10 हमने मान लिया यहाँ पे, तो हमें 10 एलिमेंट को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो हमने तो 10 एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया 1 से लेकर 10 तक, और यहाँ पे कैरेक्टर हमने 5 लिया, तो इसके अंदर कैरेक्टर ही स्टोर होगा, ऐसा नहीं कि 1 2 3 हम लोग स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे ए बी सी डी और जो भी चीजें हैं यहाँ पर स्टोर होंगी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सिंगल डायमेंशनल एरे। दूसरा हमारा क्या है, मल्टी डायमेंशनल एरे। यहाँ पे कह रहा है कि मल्टी डायमेंशनल एरेज यूज मोर देन वन सबस्क्रिप्ट टू डिस्क्राइब द एरे एलिमेंट, यानी जो मल्टी डायमेंशनल एरे है उनका हम यूज करते हैं जो आपके मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा जो सबस्क्रिप्ट होते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए एरे एलिमेंट में, ठीक है। जैसे उसके अंदर मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स हो सकते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल के अंदर एक टर्म आता है टू डायमेंशनल एरे का, ठीक है। तो इसके अंदर कह रहा है कि इट इज यूज रो एंड कॉलम सबस्क्रिप्ट टू रिप्रेजेंटेड रो वैल्यूज एंड सेकंड सबस्क्रिप्ट टू रिप्रेजेंटेड द कॉलम वॉल्यूम, यानी इसके मतलब क्या कि जो पहला आपका सबस्क्रिप्ट होगा वो रो के वैल्यू को रिप्रेजेंटेड करेगा,
और दूसरा जो होगा वो किसको रिप्रेजेंटेट करेगा, कॉलम के वैल्यू को। एंड दूसरा पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि इट मेनली यूज फॉर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, यानी जो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है उसके अंदर इसका जो यूज है वो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है डिक्लेरेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे, यानी दो डायमेंशनल एरे को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो सेम वही प्रोसेस है, डेटा का टाइप होगा, वेरिएबल का नेम होगा और उसके अंदर रोज होंगे, कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेटा टाइप इंटीजर दिया, वेरिएबल का नेम नम दिया, इसके अंदर 3 रोज और 2 कॉलम्स होंगे। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन हो गया। इनिशियलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे रो, कॉलम और उसके वैल्यूज होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 और 2, यानी वेरिएबल का नेम हमने डिक्लेयर किया नम का, ठीक है, और इसके अंदर रोज में आपके 3 एलिमेंट और कॉलम्स में 2 एलिमेंट, यानी टोटल आपके फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से होंगे। यानी 3 आपके क्या होंगे, रोज होंगे, यानी 1 2 और 3, और 2 आपके कॉलम्स होंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट होगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडेक्स 0 और 0 पे, यानी ये जो 1 एलिमेंट है वो 0 0 पे है, ये 2 एलिमेंट जो है वो 0 और 1 पे है, 3 एलिमेंट आपका जो है वो 1 और 0 पे है, और 4 जो है आपका 1 1 पे है, 5 आपका 2 0 पे है, और 6 आपका क्या है 2 1 पे है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि राइट अ प्रोग्राम टू रीड एंड राइट अ वन डायमेंशनल एरे। कई बार एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि हमें प्रोग्राम लिखना रहता है, कि हमें प्रोग्राम लिखना है जिससे कि हम वन डायमेंशनल एरे को प्रिंट कर पाए। तो आपके सामने एक प्रोग्राम दिया हुआ है, जो बेसिकली सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आपको इसको अच्छी तरीके से रन करके देख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम मूव करते हैं स्टैक की तरफ। स्टैक क्या होता है, नाम से आपको पता लग रहा है चीजें किस तरीके से क्या होंगी इसके अंदर। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्टैक इज अ नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, यानी स्टैक क्या है, एक प्रकार का नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इट इज एन ऑर्डर लिस्ट इन विच एडिशन ऑफ न्यू एलिमेंट अ डेटा आइटम एंड डिलीशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा आइटम्स इज डन फ्रॉम ओनली वन एंड नॉन एट द टॉप ऑफ द स्टैक। यानी ये एक प्रकार का ऑर्डर लिस्ट है जिसके अंदर एडिशन एक नए डेटा का और जो ऑलरेडी डेटा इंसर्टेड है उसका डिलीशन, वो क्या होता है, वो डन होता है एक ही एंड के द्वारा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टॉप ऑफ द स्टैक। यानी कोई भी डेटा, कोई भी एलिमेंट इंसर्ट अगर हमें करना है या फिर डिलीट करना है तो हम हमेशा कहां से करेंगे, टॉप से करेंगे, यानी ऊपर से ही हम डिलीट करेंगे। जैसे स्टैक के एग्जांपल की मैं बात करूं, मान लीजिए कि टिफिन बॉक्स आपका हो गया, लंच बॉक्स हो गया, तो एक के ऊपर चीजें रखी होती हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि सबसे पहले नीचे वाले खंधे को हम लेके चलते हैं, नहीं, हम सबसे पहले ऊपर से चीजों को निकाल के रखेंगे। जैसे प्लेट की बात करें, सीक्वेंस में प्लेट रखी गई है, तो ऐसा थोड़ी है कि हम नीचे से प्लेट निकालेंगे, हम ऊपर से प्लेट निकालते चलेंगे। तो ये चीजें होती हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टैक दिया गया है, इसका इंडेक्स दिया गया है, जो एलिमेंट निकाला जाता है उस प्रोसेस को हम लोग पॉप ऑपरेशन कहते हैं, और एलिमेंट को इंसर्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, पुश कहलाता है, ठीक है। तो स्टैक किस प्रिंसिपल पे काम करता है, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट कह रहा है उससे पहले कि जो लास्ट एडेड एलिमेंट विल बी फर्स्ट टू बी रिमूव फ्रॉम द स्टैक, यानी सबसे लास्ट में जो एलिमेंट इंसर्ट होगा वही सबसे पहले क्या होगा, निकलेगा। जैसे हम लंच बॉक्स की हमने बात की, या फिर मैगजीन की बात करें, गन की बात करें, गन के अंदर जो मैगजीन गोलियां होती हैं, आपको पता है कि जो सीक्वेंस में डाली जाएंगी सबसे पहले लास्ट में जो डाली जाएंगी यहां से वही निकलेगा, है कि नहीं। ये जो आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि दिस इज द रीजन स्टेक इज कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट। यही कारण है कि जो स्टेक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हैं, जो कि लीफो ऑपरेशन पे ये जो आपका स्टेक है वो काम करता है। अब यहाँ पे आता है ऑपरेशन ऑन स्टेक, यानी स्टेक का डेफिनेशन तो हमने जान लिया, लेकिन हमें ऑपरेशन भी तो जानना पड़ेगा ना कि कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो 2 ऑपरेशन मैंने बताया, पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, यानी डेटा को इंसर्ट करना उसके लिए पुश ऑपरेशन, डेटा को डिलीट करना उसके लिए पॉप ऑपरेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग ए न्यू एलिमेंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक इज कॉल्ड पुश ऑपरेशन, यानी जो प्रोसेस ऐड करता है न्यू एलिमेंट को टॉप स्टैक के, तो वो क्या कहलाता है, पुश ऑपरेशन कहलाता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एवरी न्यू एलिमेंट इज एडिंग टू द स्टैक टॉप इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, यानी हर एक न्यू एलिमेंट जो ऐड होगा स्टैक के अंदर वो इंक्रीमेंट होगा किसके द्वारा, 1 के द्वारा, यानी टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1 होगा, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इन द केस इन केस द एरे इज फुल, मान लीजिए कि अगर एरे आपका फुल है, मान लीजिए कि एरे के अंदर कुछ इंडेक्स होती है ना, उस इंडेक्स को हमने डिफाइन कर लिया, वो इंडेक्स पूरा फुल है हमारा, तो यहाँ पे कह रहा है कि नो एलिमेंट इज एडेड, तो उस कंडीशन में कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं हो पाएंगी। तो ये जो कंडीशन है वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है कि जो स्टैक है फुल है या फिर स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन है, ठीक है, यानी उसके अंदर एलिमेंट ऐड नहीं होंगी, तो वो क्या है, स्टैक फुल है आपका और वो ओवरफ्लो कर रहा है, ठीक है ना। जैसे चीजें भर जाती हैं तो ओवरफ्लो करती है, तो वही आपका यहाँ पे ओवरफ्लो है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल एल्गोरिथम दिया गया है जिससे कि हम इंसर्ट करते हैं एलिमेंट को स्टैक के अंदर। तो यहाँ पे पुश स्टैक, मैक्सिमम साइज और उसका आइटम, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप दिया गया, सबसे पहले हम इनिशियलाइज करेंगे जिसमें हम सेट करेंगे टॉप को -1 के इक्वल।
दूसरा हम रिपीट करेंगे स्टेप 3 और 5 को कब तक, जब तक टॉप लेस देन मैक्स साइज ना हो तब तक। एंड स्टेप 3 में हम आइटम को रीड करेंगे। स्टेप 4 के अंदर हम सेट करेंगे टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1। स्टेप 5 में हम लोग सेट करेंगे स्टेक को टॉप आइटम के अकॉर्डिंग, और लास्ट में हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे ओवरफ्लो को। ठीक है, तो ये आपका ओवरफ्लो कंडीशन है क्योंकि स्टेक क्या है, ऑलरेडी भरा हुआ है। अब यहाँ पे हमारा है पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन मतलब क्या, डिलीट करना एलिमेंट को, वही प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। तो पुश ऑपरेशन में क्या था, एलिमेंट के अंदर एक ऐड कर रहे थे, यहाँ पे क्या है, एलिमेंट के अंदर एक क्या करेंगे, टॉप के अंदर एक माइनस करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ देयर इज नो एलिमेंट ऑन द स्टेक, मान लीजिए कि कोई भी एलिमेंट स्टेक के अंदर नहीं है, तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म्ड होगा। तो उस कंडीशन में ये रिजल्ट क्या देगा, स्टेक इज अंडर फ्लो कंडीशन, क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट इंसर्ट हो सकती हैं। जैसे आपके सामने एग्जांपल दिया गया, जैसे आपके सामने 10, 20 और 30 दिया है एक स्टेक के अंदर, तो हमें पॉप करना है टॉप 2 को, यानी आपका 0 इंडेक्स 2 इंडेक्स, सॉरी 0 1 और 2। तो यहां से हमें 30 को डिलीट कर दिया, तो टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस 1 हमने किया, तो टॉप का वैल्यू कितना है आपका 2 है, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आया, तो 0 1 और 2। तो यहां से हमें क्या करना होगा, इसको भी डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहां से पॉप आपका हुआ टॉप इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे आपके सामने एल्गोरिथम दिया गया, आप इस एल्गोरिथम को देखिएगा। पीछे हमने पुश ऑपरेशन के एल्गोरिथम को देखा, यहाँ पे हमने पॉप ऑपरेशन के एल्गोरिथम को देखा। अब यहाँ पे आता है स्टिक के नोटेशन, जिसके अंदर इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स नोटेशन हम लोग देखेंगे। इनफिक्स का मतलब क्या होता है कि जो आपके ऑपरेटर होंगे वो बिटवीन होंगे किसके, ऑपरेंड के, यानी ऑपरेंड के बीच में आपका ऑपरेटर रहेगा। जैसे ए प्लस बी की हम बात करें, तो ए और बी आपका क्या है, ऑपरेंड है, और प्लस आपका क्या है, ऑपरेटर है। ठीक है, प्रीफिक्स की बात करें, प्रीफिक्स का मतलब क्या, पहले, यानी जो आपका ऑपरेटर होगा वो पहले होगा, किसके पहले, बिफोर द ऑपरेंड। ओके, ऑपरेंड के पहले। और ये क्या कहलाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द पॉलिश नोटेशन, इसको हम लोग पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं, जैसे प्लस ए बी। ओके, उसके बाद आपका आता है पोस्ट फिक्स नोटेशन। पोस्ट मतलब क्या, बाद में, यानी जो आपका ऑपरेटर होगा वो बाद में आएगा और ऑपरेंड क्या होंगे, पहले होंगे, तो ये आपका कहलाता है, और इसको हम लोग सुफिक्स नोटेशन कहते हैं। तो ये आपका ए बी प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि हाउ टू कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड पोस्टफिक्स टू इनफिक्स। ठीक है, आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया गया है, ब्रैकेट में a प्लस बी और एस्ट्रिक c अपॉन डी प्लस e टू दी पावर f एंड डिवाइड में g है। तो सबसे पहले हमें प्रीफिक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बोर्डमास का नियम यहाँ पे काम करता है, जिसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो चीजें रहेंगी सबसे पहले सॉल्व होंगी। तो हमने ब्रैकेट के अंदर चीजें सॉल्व की, तो यहाँ पे जो प्लस है, प्लस पहले आ गया क्योंकि हमें प्री लेना है, तो प्री हमने ले लिया, ये चीजें एज इट इज। अब यहाँ पे पावर सॉल्व होता है, तो पावर में आपका क्या है, पावर यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, चूंकि चीजों को पहले मान लेंगे, क्योंकि अगर हम एक ही के अंदर चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो चीजें सॉल्व तो हो जाएंगी, लेकिन चीजें क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी साफ नहीं दिखेंगी। तो हमने प्लस ए बी को R1 मान लिया, तो हमने R1 रख दिया यहाँ पे, मल्टीप्लाई सी अपॉन डी प्लस ई टू दी पावर एफ अपॉन जी हमने लाया। तो चूंकि आपको पता है कि पावर सबसे पहले आता है, तो पावर यहाँ पे पहले आ गया, तो अगेन हम क्या करेंगे, पावर ई एफ को क्या करेंगे, R2 मान लेंगे। तो जहां जहां ये है वहां पे R2 रख देंगे, R2 रख दिया हमने। अब यहाँ पे डिवाइड सॉल्व होता है, तो डिवाइड सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, तो R1 मल्टीप्लाई डिवाइड पहले सी डी प्लस R2 अपॉन जी आएगा। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड सी डी को क्या करेंगे, R3 मान लेंगे। तो जहां जहां डिवाइड सी डी है वहां R3 हमने रखा, तो R1 इंटू R3 हो गया प्लस R2 अपॉन जी हो गया। तो फिर से हम क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड पहले आ जाएगा, R2 RG आएगा। अब R2 RG को हम क्या कर लेंगे, आपका डिवाइड के साथ R4 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे R4 पुट कर देंगे। तो चूंकि हमने क्या किया, चीजों को मान लिया, तो अगेन हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे टर्म को R5 मान लेंगे। तो R5 हमने मान लिया, तो R5 प्लस R4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस पहले है, तो प्रीफिक्स हमें लाना है, तो प्लस प्लस पहले आ जाएगा, R5 R4। तो चूंकि हमें पता है कि R5 R4 का वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू है R5 का, और R4 का वैल्यू हमने अभी रिसेंटली यहाँ पे निकाला। और अगेन क्या करना है, हमें बस R1 R3 के वैल्यू को रख देना है। तो R1 R3 का वैल्यू हमने रख दिया, तो हमें जो आंसर है प्रीफिक्स का मिल चुका है। ठीक है, इसी तरीके से पोस्टफिक्स का हमें सॉल्व करना है। तो पोस्टफिक्स में हम फिर से क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ए बी जो है उसको सॉल्व कर लेंगे, तो प्लस आपका बाद में चला जाएगा, और ए बी प्लस को हम क्या करेंगे, R1 मान लेंगे। और अगेन सारा रूल वही है, सारी चीजें वही हैं, चीजें बस हमें मान लेनी है और यहाँ पे पोस्ट अप्लाई कर देना है। ठीक है, पोस्ट फिक्स में यानी जो आपका ऑपरेटर होगा वो बाद में चला जाएगा, ऑपरेंड पहले आ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब यहाँ पे आता है प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स यूजिंग द टेबुलर फॉर्म, यानी टेबल के फॉर्म में किस तरीके से हम लोग प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या उसका प्रोसेस है। तो डायरेक्टली एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। कह रहा है कि कन्वर्ट ब्रैकेट में आपका a प्लस बी एंड मल्टीप्लाई सी है इनटू द प्रीफिक्स एंड द पोस्टफिक्स यूजिंग द टेबुलर फॉर्म। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करने के लिए तीन चीजें हमारे पास होनी चाहिए। रिवर्स द इनपुट स्ट्रिंग, यानी इस इनपुट स्ट्रिंग का हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। यानी सबसे पहले आपका जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो आएगा, उसके बाद सी, फिर मल्टीप्लाई, फिर बी, फिर प्लस, फिर ए, एंड देन ओपनिंग जो आपका ब्रैकेट होगा वो।
दूसरा हमारा है परफॉर्म द टेबुलर मेथड एंड फाइंड द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, यानी टेबुलर मेथड को हमें परफॉर्म कराना है और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को फाइंड करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में रिवर्स करेंगे इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को टू फाइंड द प्रीफिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने देखिए, यहाँ पे आपके सामने ये चीजें दी गई हैं, तो हमने क्या किया, इसका रिवर्स लिख दिया पहले। तो रिवर्स लिखने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म में स्कैन सिंबल होगा, स्टेक होगा, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ब्रैकेट ये आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, सारी चीजों को पहले लिख लेंगे, ब्रैकेट सी मल्टीप्लाई बी प्लस ए एंड क्लोजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेक आपका ये क्या रहेगा, खाली रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि सी है तो ये तो एज इट इज रहेगा, सी यहाँ पे आके इंसर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा और सी यहाँ पे एज इट इज रहेगा, यानी जो भी आपके अल्फाबेटिकल टर्म है पहले हम उसको लिखेंगे। फिर बी, तो यहाँ पे आपका ये एज इट इज और सी के साथ बी आएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई जो है तो हमें पोस्टफिक्स लेना है तो मल्टीप्लाई हम बाद में लगा देंगे। ठीक है, फिर आपका प्लस आया तो प्लस हमने लिख दिया और फिर प्लस को हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड किया और प्लस हम क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट में ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, एक चीज और भी दी गई है जो कि हमें कह सकते हैं कि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन निकालना है इसका, तो ये भी आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीजें। ओके, अब हम मूव कर रहे हैं क्यू की तरफ। क्यू क्या होता है, तो क्यू एक प्रकार का नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। एंड दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इट इज एन होमोजेनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन विच न्यू एलिमेंट्स आर एडेड एट द वन एंड कॉल्ड एज द रियर एंड एंड द एग्जिस्टिंग एलिमेंट आर डिलीटेड फ्रॉम अनदर एंड कॉल्ड एज द फ्रंट एंड। यानी क्यू एक प्रकार का नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और ये एक प्रकार का होमोजेनियस यानी सिमिलर टाइप के डेटा का कलेक्शन होता है, जिसके अंदर न्यू एडेड एलिमेंट कहाँ पे ऐड होंगे, वन एंड पे ऐड होंगे जिसे हम लोग रियर कहेंगे, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलिमेंट होंगे वो डिलीट होंगे एक एंड से, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्रंट एंड कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि द फर्स्ट एडेड एलिमेंट विल बी द फर्स्ट टू बी रिमूव्ड, यानी पहले जो एलिमेंट ऐड होगा वो क्या होगा, पहले एलिमेंट जो ऐड होगा वही पहले रिमूव होगा। ठीक है, तो यही कारण है कि हम लोग इसको क्या कहते हैं, लास्ट इन सॉरी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं। ठीक है ना, और लास्ट इन फर्स्ट आउट किसको कहते हैं हम लोग, किसको कहते हैं, जो आपका स्टेक होता है उसको कहते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि इन क्यू एवरी इंसर्टेड ऑपरेशन रियर इज इंक्रीमेंटेड बाय वन, यानी क्यू के अंदर जब भी हम इंसर्ट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, वो एक से बढ़ेगा, यानी रियर इज इक्वल टू रियर प्लस वन होगा, और डिलीट अप्लाई करेंगे तो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस वन होगा। जैसे कि आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इंडेक्स के अकॉर्डिंग, तो सारे एग्जाम्पल को आपको लिख लेना है। ठीक है ना, यहाँ पे डिलीशन भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे ऑपरेशन की बात करें क्यू की, तो यहाँ पे सामने दिया हुआ है टू इंसर्ट एंड एन एलिमेंट इन ए क्यू, यानी क्यू के अंदर हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो हम इस प्रोसेस को, इस एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे। सारे एल्गोरिथम को आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है। यहाँ पे डिलीट करना है किसी भी एलिमेंट को फ्रॉम द क्यू, तो डिलीशन ऑपरेशन के लिए ये प्रोसेस अप्लाई होगा। उसके बाद सर्कुलर क्यू आता है, तो सर्कुलर क्यू एक प्रकार का क्या है, सर्कुलर क्यू इज वन इन विच द इंसर्शन ऑफ अ न्यू एलिमेंट इज डन एट द वेरी फर्स्ट लोकेशन ऑफ द क्यू, यानी जो सर्कुलर क्यू है एक ऐसा क्यू है जिसके अंदर जो इंसर्शन होता है नए एलिमेंट का वो डन होता है काफी फर्स्ट लोकेशन पे ऑफ द क्यू, यदि जो लास्ट लोकेशन है क्यू का फुल है तब, जैसे आपका Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 है, तो यहाँ पे फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू -1 है। ठीक है, उसका पॉइंट कह रहा है कि सर्कुलर क्यू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ अनयूटिलाइज्ड स्पेस इन द लीनियर क्यू इंप्लीमेंटेड एज एरे, यानी जो सर्कुलर क्यू है वो ओवरकम करता है किसके प्रॉब्लम को, जो यूटिलाइज्ड अनयूटिलाइज्ड स्पेस होता है, यानी जो स्पेस कैरी नहीं किए जाते उनको ओवरकम करता है। ठीक है, अब जो सर्कुलर क्यू है उसके पास फॉलोइंग कंडीशंस होती हैं, जिसके अंदर पहला कंडीशन कह रहा है कि फ्रंट विल ऑलवेज बी पॉइंटिंग द टू द फर्स्ट एलिमेंट, यानी जो फ्रंट है वो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, और जो फ्रंट होगा वो रियर के इक्वल होगा, तो जो क्यू होगा वो एम्प्टी होगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ईच टाइम अ न्यू एलिमेंट इज इंसर्टेड इनटू अ क्यू द रियर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, यानी रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 एंड फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे इंसर्ट दिया गया है, अगर मान लीजिए किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना है सर्कुलर क्यू के अंदर, तो हम क्या प्रोसेस अप्लाई करेंगे, क्या एल्गोरिथम होगा, ये पूरा एल्गोरिथम आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, अगर हमें डिलीट करना है सर्कुलर क्यू से, तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है डिलीशन का। यहाँ पे एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, पूरे एग्जांपल्स आपके सामने दिए गए हैं, बस कंपैरिजन है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, एल्गोरिथम के साथ चीजों को फॉलो करना है। ठीक है, केस 3 आपका दिया हुआ है, केस 4। अब हम आ रहे हैं लिंक लिस्ट पे। लिंक लिस्ट क्या होता है, तो कह रहा है कि लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच द एलिमेंट आर नॉट स्टोर्ड एट कंटीजियस मेमोरी लोकेशन, यानी जो आपका लिंक लिस्ट है एक प्रकार का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो आपके एलिमेंट है वो स्टोर नहीं होते एक कंटीजियस मेमोरी लोकेशन में, यानी ये कंटीजियस मेमोरी लोकेशन में स्टोर नहीं होते। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि लिंक लिस्ट इज अ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, यानी ये लिंक लिस्ट क्या है, एक प्रकार का डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है, यानी जो नंबर ऑफ नोड्स होंगे लिस्ट के वो फिक्स नहीं होंगे, एंड कैन बी ग्रू एंड श्रिंक ऑन डिमांड, यानी उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं डिमांड के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, उसके बाद
उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, पॉइंटर है, तो यहाँ पे ये नोड है, तो यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन पॉइंटर आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, चीजों को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द, यहाँ पे कह रहा है कि ईच एलिमेंट इज कॉल्ड अ नोड, यानी हर एक एलिमेंट नोड कहलाएगा, जिसके पास दो पार्ट होंगे, इन्फॉर्मेशन पार्ट होगा और क्या होगा, पॉइंटर पार्ट होगा। ठीक है, जो कि नेक्स्ट जो आपके एलिमेंट है उनको पॉइंट करेगा। सारी चीजों को लिखना है। एडवांटेज की बात करें तो लिंक लिस्ट क्या होता है, डायनेमिक स्ट्रक्चर होता है, एंड दैट इज दे कैन ग्रो एंड श्रिंक ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान हम लोग इसको बढ़ा और घटा सकते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन, यानी हेयर मेमोरी इज नॉट प्री एलोकेटेड, यानी इसके अंदर मेमोरी पहले से प्री एलोकेटेड नहीं होती। मेमोरी एलोकेट होता है कब, जब रिक्वायर्ड होती है, यानी जब चीजों की जरूरत पड़ेगी तभी इसके अंदर चीजें रिकवर होंगी, यानी चीजें इसके अंदर ऐड होंगी। ठीक है, तीसरा हमारा इंसर्शन एंड डिलीशन आर इजियर एंड एफिशिएंट, यानी इसके अंदर जो आपका इंसर्शन है और डिलीशन है वो काफी इजी होता है। ठीक है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है चीजों को ऐड करने के लिए। अब यहाँ पे आता है ऑपरेशन ऑन लिंक लिस्ट, यानी लिंक लिस्ट पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो बेसिक ऑपरेशंस दिए गए हैं, जिसके अंदर क्रिएशन, यानी दिस ऑपरेशन आर यूज्ड टू क्रिएट अ लिंक लिस्ट, यानी लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए ये ऑपरेशन यूज होता है। एंड इन दिस नोड इज क्रिएटेड एंड लिंक टू द अनदर नोड, यानी इसके अंदर जो नोड है वो क्रिएट होते हैं और लिंक होते हैं अनदर नोड से। इंसर्शन की बात करें तो ये जो ऑपरेशन है इनका हम यूज करते हैं इंसर्ट करने के लिए न्यू नोड को इन द लिंक लिस्ट, एंड अ न्यू नोड में बी इंसर्टेड, यानी जो न्यू नोड है वो कहाँ इंसर्ट हो सकता है, वो या तो लिंक लिस्ट के शुरुआत में इंसर्ट हो सकता है, या फिर एंड में इंसर्ट हो सकता है, या फिर किसी भी एक स्पेसिफाइड पोजीशन ऑफ लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट हो सकता है। तीसरा है डिलीशन, ये जो ऑपरेशन है इनका हम यूज करते हैं डिलीट करने के लिए आइटम को फ्रॉम द लिंक लिस्ट, एंड अ नोड में भी डिलीटेड फ्रॉम, यानी जो नोड है वो भी कहाँ से डिलीट हो सकता है, वो या तो स्टार्टिंग से या फिर एंडिंग से या फिर किसी भी एक स्पेसिफाइड पोजीशन से क्या हो सकता है, डिलीट हो सकता है। ट्रेवर्सिंग की बात करें तो ये एक प्रकार का प्रोसेस है गोइंग थ्रू ऑल द नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, यानी विजिट करना, यानी ट्रेवर्स करना, जाना हर एक नोड के पास। कॉन्केटिनेशन मतलब क्या, जो ज्वाइन करता हो सेकंड लिस्ट को एंड ऑफ द फर्स्ट लिस्ट से। ठीक है, और डिस्प्ले, ये जो ऑपरेशन है इनका हम यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए ईच एंड एवरी नोड को के इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप की बात करें लिंक लिस्ट कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप ऑफ लिंक लिस्ट। सबसे पहले आपका आता है सिंगल लिंक लिस्ट, इसके अंदर कह रहा है कि इट इज वन इन विच ऑल नोट्स आर लिंक टुगेदर इन सम सीक्वेंशियल मैनर, यानी ये एक ऐसा है जिसके अंदर जितने भी आपके नोट्स होते हैं वो लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ एक सीक्वेंशियल मैनर में, और इसको हम लोग लीनियर लिंक लिस्ट कहते हैं। ठीक है, जो आपका सिंगल लिंक लिस्ट होता है, तो इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे फिगर के साथ। डबल लिंक लिस्ट की बात करें, इसके अंदर कह रहा है कि इट इज वन इन विच ऑल द नोड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय द मल्टीपल लिंक विद द हेल्प इन एक्सेसिंग बोथ द सक्सेसर नोड, सक्सेसर मतलब होता है नेक्स्ट नोड, एंड प्रीडिसेसर नोड दैट मींस द प्रीवियस नोड विद द लिस्ट, यानी ये एक ऐसा नोड है जिसके अंदर लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ मल्टीपल लिंक्स में, जिसके अंदर एक नेक्स्ट होंगी और एक प्रीवियस होंगी। ठीक है ना, और ये जो है मदद करता है ट्रेवर्स करने के लिए लिस्ट को फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी आगे की तरफ और पीछे की तरफ, और फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए भी ये क्या होता है, जो चीजें है वो प्रोवाइड करता है, मदद करता है। तीसरा हमारा है सर्कुलर लिंक लिस्ट, इसके अंदर कह रहा है कि इट इज वन विच हैज नो बिगिनिंग एंड नो एंडिंग, यानी ये एक ऐसा लिंक लिस्ट है जिसके पास ना ही तो स्टार्टिंग होता है ना ही एंडिंग होता है, यानी ये सिंगल लिंक लिस्ट कैन बी मेड अ सर्कुलर लिंक लिस्ट, यानी जो आपका सिंगल लिंक लिस्ट है उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्कुलर लिंक लिस्ट बना सकते हैं बाय सिंपली स्टोरिंग द डेटा ऑफ द वेरी फर्स्ट नोड इन द लिंक लिस्ट टू द लास्ट नोड, यानी पहले नोड को लास्ट नोड से कनेक्ट करके, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो फिगर से चीजों को रिलेट करते चलना है। सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट की बात करें तो इट इज वन हैज बोथ द सक्सेसर पॉइंटर एंड द प्रीडिसेसर पॉइंटर इन द सर्कुलर मैनर, यानी इसके पास एक सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर पॉइंटर होता है जो कि एक सर्कुलर मैनर में काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है इंसर्टिंग नोड्स इन लिंक लिस्ट, यानी लिंक लिस्ट के अंदर नोड को कैसे इंसर्ट करेंगे, तो कह रहा है कि इंसर्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, यानी स्टार्ट में इंसर्ट करना, एंड इंसर्टिंग एट द एंड ऑफ द लिस्ट, यानी लास्ट में ऐड करना, और किसी भी एक स्पेसिफाइड पोजीशन में हमें क्या करना, ऐड करना चीजों को। ठीक है, तो आपके सामने सारी चीजें दी गई हैं। अब यहाँ पे आ रहा है इंसर्टिंग अ नोड एट द बिगिनिंग इन अ लिंक लिस्ट, यानी लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में हम नोड को इंसर्ट करेंगे। तो एल्गोरिथम आपके सामने दिया हुआ है, स्टेप्स दिए गए हैं, सारे स्टेप्स को अच्छी तरीके से आपको देखना है और लिखने की जरूरत है। ठीक है, और ये फिगर भी आपके सामने दिया हुआ है, इसको इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, और अगर हमें इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करने के लिए क्या एल्गोरिथम फॉलो होगा, ये एल्गोरिथम दिया गया, क्योंकि मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि चीजें मैं बहुत शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि वन शॉट वीडियो एज ए वन शॉट ही होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि 10-20 घंटे का मैं लेक्चर ही बना दूं, कोई फायदा नहीं है। चीजों को प्रोवाइड करना मेन पर्पस और नॉलेज को प्रोवाइड करना मेन पर्पस। ठीक है, तो सारी चीजें आप देख सकते हैं। डिलीशन की बात करें तो डिलीशन भी वही है, या फिर फर्स्ट नोड से, या फिर एंड नोड से, या फिर आपके किसी भी स्पेसिफाइड पोजीशन से। तो ये फर्स्ट नोड की बात करें तो फर्स्ट नोड का पूरा एल्गोरिथम दिया गया है और इसका फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे आपका लास्ट नोड का दिया हुआ है, इसका एल्गोरिथम दिया हुआ है।
फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे आपका एक स्पेसिफाइड पोजीशन दिया हुआ है और इसका पूरा एल्गोरिथम आपके सामने है और इसका जो फिगर है आपके सामने यहाँ पे मेंशन किया गया है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ट्रीज की तरफ हम मूव कर रहे हैं। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ट्रीज क्या होती हैं, तो इसके अंदर कह रहा है कि ये ट्रीज इन अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच द आइटम्स आर अरेंज्ड इन अ सॉर्टेड सीक्वेंस। यानी ट्री एक प्रकार का नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आइटम्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं एक सॉर्टेड सीक्वेंस में। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंटेड द हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन एग्जिस्टिंग अमंगस्ट द सेवरल डेटा आइटम। यानी इनका हम यूज करते हैं रिप्रेजेंटेट करने के लिए हायरार्किकल रिलेशनशिप को जो एग्जिस्ट होते हैं अमंग द सेवरल डेटा आइटम। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो रूट होता है, क्योंकि जड़ हम समझ सकते हैं जहां से चीजें निकल के आती हैं, और जो सारी चीजें हैं आपके चाइल्ड कहलाती हैं। और यहाँ पे ये लेवल है, लेवल 0 1 2 3, यानी सारी चीजें एक लेवल में काम करेंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके सामने दिया ही हुआ है। रूट की बात करें तो ये आपका स्पेसिफिकली डिजाइन डेटा आइटम होता है ट्री का, एंड इट इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ द डेटा। यानी जैसे कि मैंने बताया रूट, और ये यहाँ पे ए जो है वो रूट आइटम है। ठीक है, नोड की बात करें तो हर एक डेटा आइटम ट्री के अंदर नोड कहलाता है, यानी ए बी सी डी टाइप का जो नाम था ना वो सारे नोड है। जैसे यहाँ पे 13 नोड थे आपके ऊपर वाले फिगर में। डिग्री की बात करें नोड की तो यहाँ पे कह रहा है कि इट इज द नंबर ऑफ सब ट्री ऑफ अ नोड, यानी एक नोड से कितने ट्रीज निकल रही हैं। जैसे मैं ए की बात करूं तो ए से आपके कितने चीजें जुड़े हुई हैं, 1 2 और 3, यानी बी सी और डी जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे डिग्री ऑफ ए क्या होगा 3 होगा, डिग्री ऑफ सी क्या होगा 1 होगा क्योंकि केवल 1 ही है, डिग्री ऑफ एल क्या है 0 क्योंकि कोई भी नहीं है। उसके बाद हमारा आता है डिग्री ऑफ ए ट्री, ये तो आपका नोड था। यहाँ पे ट्री की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि इट इज द मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ नोड इन अ गिवन ट्री, यानी ये आपका मैक्सिमम डिग्री होता है नोड का जो गिवन ट्री के लिए है। तो यहाँ पे गिवन ट्री के लिए जो नोड ए है उसके पास और जो आई है उसके पास मैक्सिमम डिग्री 3 है। ठीक है, जो कि क्या है 3 है। टर्मिनल नोड की बात करें, कह रहा है कि नोड विद डिग्री 0, यानी जिसके पास डिग्री 0 होता है वो क्या कहलाता है, टर्मिनल नोड कहलाता है। तो ऊपर के फिगर में आपका ई जे जी एच के एल एम जो आपका है वो क्या है, आपका टर्मिनल नोड है, क्योंकि उसके पास क्या है 0 आपके जो है डिग्री है। नॉन टर्मिनल नोड की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि एनी नोड हुज डिग्री इज नॉट 0 इज कॉल्ड नॉन लीनियर, सॉरी नॉन टर्मिनल नोड, यानी वैसा नोड जिसके पास एक भी 0 ना हो वो आपका नॉन टर्मिनल कहलाता है, जिसके अंदर ए बी सी डी एफ आई होता है। ठीक है, आई है ऊपर के फिगर के अकॉर्डिंग। सिबलिंग की बात करें तो सिबलिंग आपको पता है कि भाई बहन सिबलिंग के तौर पे काम करता है। तो यहाँ पे कह रहा है द चाइल्ड नोड ऑफ अ गिवन पैरेंट नोड आर कॉल्ड सिबलिंग, यानी पैरेंट है उसका चाइल्ड होता है वो आपका सिबलिंग होता है, एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज द ब्रदर्स। एंड इन दिस टेबल गिवन टेबल के अंदर बी सी डी क्या है, सिबलिंग है जिनका पैरेंट क्या है ए है, और एच और आई सिबलिंग है जिनका पैरेंट क्या है डी है। लेवल की बात करें इंटायर स्ट्रक्चर्ड लेवल इन सच अ वे दैट द रूट नोड इज ऑलवेज एट द लेवल 0, जैसे लेवल मैंने बताया था ऊपर के फिगर में लेवल 0 1 2 3 था। एज की बात करें तो ये एक प्रकार का कनेक्टिंग लाइन होता है बिटवीन द टू नोड, यानी दो नोड के बीच में जो कनेक्टेड लाइन होते हैं उनको हम लोग एज कहते हैं, जो ड्रॉ होते हैं फ्रॉम वन नोड टू द अनदर नोड इज कॉल्ड एन एज। ठीक है, पाथ की बात करें तो ये आपका सीक्वेंस होता है कंसेक्यूटिव एजेस का फ्रॉम द सोर्सेज नोड टू द डेस्टिनेशन नोड, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच का जो पाथ होता है वही आपका होता है। और इसके अंदर ए बी एफ एंड एफ जे, जहां से हम डायरेक्टली ए से जे तक पहुंच रहे हैं, ए से बी से एफ से जे। डेप्थ की बात करें तो गहराई आप समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि इट इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ एनी नोड इन अ गिवन ट्री, यानी ये एक प्रकार का मैक्सिमम लेवल होता है किसी भी नोड का उस गिवन ट्री के अंदर। और इसके अंदर कह रहा है कि इन द गिवन ट्री द रूट नोड ए हैज अ मैक्सिमम लेवल, यानी जो रूट नोड ए है उसके पास क्या मैक्सिमम लेवल है। फॉरेस्ट की बात करें तो यह एक प्रकार का सेट होता है डिसजॉइंट ट्री का, जिसके अंदर गिवन ट्री जो है वो रिमूव होंगे इट्स नोड देन इट बिकम अ फॉरेस्ट, तो वो फॉरेस्ट कहलाएगा। एंड इन दिस ट्री आपके सामने जो फॉरेस्ट ट्री है और वो 3 ट्री है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आता है बाइनरी ट्री क्या है, कह रहा है कि बाइनरी ट्री इज अ फाइनाइट सेट ऑफ डेटा आइटम विच इज आइदर एम्प्टी of consist of a single item called root and two disjoint binary tree called the left subtree and the right subtree, यानी बाइनरी ट्री एक प्रकार का फाइनल सेट ऑफ डेटा आइटम होता है जिसके अंदर एक सिंगल आइटम रूट होगा और उसके अंदर एक लेफ्ट सब ट्री होगा जो कि लेफ्ट की तरफ होगा और एक राइट सब ट्री होगा जो कि राइट की तरफ होगा। ठीक है, जैसे फिगर में भी दिख रहा होगा। कह रहा है कि इन बाइनरी ट्री एवरी नोड कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, बाइनरी ट्री के अंदर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होने चाहिए जिसको हम लोग लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन कहेंगे। ठीक है, जैसे आप रूट देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट के पार्ट वाले को लेफ्ट सब ट्री, राइट के पार्ट को राइट सब ट्री। ठीक है, फुल बाइनरी ट्री की बात करें, कह रहा है कि ये बाइनरी ट्री इज फुल इफ एवरी नोड हैज 0 और 2 चाइल्ड, यानी बाइनरी ट्री आपका फुल कब होगा जब हर एक नोड के पास 0 और 2 चाइल्ड हो, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात करें, कह रहा है कि बाइनरी ट्री इज कंप्लीट बाइनरी ट्री इफ ऑल द लेवल आर कंप्लीटली फिल्ड एक्सपेक्टेड पॉसिबली द लास्ट लेवल ऑफ द एंड ऑल द लास्ट लेवल हैज की एज लेफ्ट पॉसिबल। ठीक है, यानी जितने भी लेवल्स हैं वो प्रॉपरली कहीं ना कहीं कंप्लीट होने चाहिए, भरे होने चाहिए, जैसे कि 2 चाइल्ड या फिर एक भी चाइल्ड नहीं। ठीक है,
परफेक्ट बाइनरी ट्री की बात करें, अ ट्री इन विच ऑल द इंटरनल नोड हैज टू चिल्ड्रन एंड ऑल द लीव्स आर एट द सेम लेवल, यानी एक ट्री जिसके पास सारे इंटरनल नोड के पास 2 चाइल्ड हो और सारे लीव्स जो हैं वो एक सेम लेवल में हो, यानी जो भी आपके लीव्स होते हैं, रूट होता है उसका लीव्स होता है ना वही, और इसके पास लेवल जो होते हैं 2 का पावर n होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला के साथ। अब यहाँ पे आता है ट्री यानी ट्रेवर्सल ऑफ ए बाइनरी ट्री, यानी किस तरीके से हम लोग बाइनरी ट्री को ट्रेवर्स करते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है। तो कह रहा है कि इट इज अ वे इन विच ईच नोड इन द ट्री इज विजिटेड एग्जैक्टली वंस इन अ सिस्टमेटिक मैनर, यानी एक प्रकार का तरीका होता है जिसके अंदर हर एक नोड को ट्री के अंदर हम विजिट करते हैं कम से कम एक बार एक सिस्टमेटिक मैनर में, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर 3 वेज विच वी यूज टू ट्रेवर्स अ ट्री, यानी ट्री को ट्रेवर्स करने के लिए 3 तरीके हैं। पहला आपका आता है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, जिसके अंदर पहले आपका नोड होगा फिर लेफ्ट फिर राइट। दूसरा होता है इन ऑर्डर, जिसके अंदर पहले लेफ्ट फिर नोड और उसके बाद राइट। उसके बाद पोस्ट ऑर्डर आता है जिसके अंदर पहले लेफ्ट उसके बाद राइट फिर लास्ट में नोड। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल की बात करें, कह रहा है कि इन दिस ट्रेवर्सल मेथड द रूट नोड इज विजिटेड फर्स्ट, यानी इसके अंदर जो रूट नोड है उसको सबसे पहले विजिट किया जाता है, एंड देन जो आपका लेफ्ट सब ट्री है और फाइनल में आपका राइट सब ट्री, ठीक है। जैसे कि आपके इस ब्रैकेट से ही चीजें समझ में आ जानी चाहिए, एन एल आर, एन मतलब नोड, एल मतलब लेफ्ट, उसके बाद आपका आर, ठीक है ना। इसका एल्गोरिथम, इसका पूरा प्रोसेस, जब से पहले आपका क्या है नोड, तो नोड आपका ए है, उसके बाद लेफ्ट है, लेफ्ट में आपका बी है, इसके लेफ्ट में कौन है डी है, क्लियर। अब ए की हम बात करें, ए के राइट में कौन है आपका, यहाँ पे देखिए इसके लेफ्ट की ही बात करें तो यहाँ पे आपका क्या है राइट में ई है। उसके बाद हम क्या करेंगे सी एफ और जी को इंसर्ट करेंगे। इन ऑर्डर की बात करें तो इन ऑर्डर में वही है, आपको नोड लास्ट मिडिल में क्या करना है विजिट करना है और राइट बाद में, ठीक है ना। तो ये आपके सामने इसका एग्जांपल भी है, और इसी तरीके से आपको जो पार्ट 3 था हमारा वो भी आपको पोस्ट ऑर्डर भी देख लेना है। अब यहाँ पे आता है बाइनरी सर्च ट्री, एक टर्म इसी के अंदर आता है बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री एक प्रकार का नोड बेस्ड बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर है जिसके पास फॉलोइंग रूल्स होते हैं। इसके अंदर कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ की इन द लेफ्ट चाइल्ड और द लेफ्ट सब ट्री इज लेस देन द वैल्यू ऑफ रूट, यानी जो वैल्यू होंगे लेफ्ट चाइल्ड के और लेफ्ट सब ट्री के वो छोटे होंगे किससे, जो रूट है उससे छोटे होंगे, ठीक है। और जो वैल्यू होगा की का राइट चाइल्ड का वो रूट से क्या होगा, या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। और राइट और लेफ्ट सब ट्री उसके पास क्या होने चाहिए, मस्ट बी बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। जैसे एग्जांपल के अकॉर्डिंग चीजें दी गई हैं, ओके। आप यहाँ पे इसको ऐड करिएगा, और पोस्ट ऑर्डर उसके बाद हमें आपको लिखना है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, ठीक है ना। डेफिनेशन मैंने बता ही दिया है, पूरा कंसेप्ट है, एल्गोरिथम है, और आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, क्लियर। अब यहाँ पे आता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द स्टैक एंड द क्यू, स्टैक एंड क्यू के बीच का डिफरेंस डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो कह रहा है कि इट रिप्रेजेंटेड द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी चूंकि आपको पता है कि जो आपका स्टैक होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है, और जो क्यू होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। ऑब्जेक्ट आर इंसर्टेड एंड रिमूव एट द सेम एंड, यानी जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपको सेम एंड पे इंसर्ट और डिलीट होते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग होता है, ठीक है। फ्रंट एंड रियर इंसर्ट और डिलीट होता है। यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेशन को पुश कहते हैं, यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेशन को इनक्यू कहते हैं, यहाँ पे डिलीशन ऑपरेशन को पॉप ऑपरेशन कहते हैं, यहाँ पे डिलीशन ऑपरेशन को डीक्यू ऑपरेशन कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इन स्टैक देयर इज नो वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्कोप, यहाँ पे कोई भी मेमोरी जो है वो आपका वेस्ट नहीं होता, लेकिन इसके अंदर वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस होते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि प्लेट काउंटर एट द मैरिज रिसेप्शन, यानी एग्जांपल आपका है जैसे मान लीजिए प्लेट किसी भी शादी ब्याह में रखा होता है तो एक के ऊपर सजा के रखा रहता है, ऐसा थोड़ी है कि हम नीचे से निकालते हैं, हम डायरेक्टली ऊपर से निकाल के लेते चलते जाते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट स्टैंडिंग इन अ लाइन एट द फी काउंटर, तो यानी एक फी काउंटर पे स्टूडेंट लाइन बाय लाइन लगे हुए हैं, ऐसा थोड़ी है कि जो लास्ट में आया वो पहले चला जाएगा, जो पहले आया वो पहले ही जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे आता है डिफरेंस बिटवीन द सिंगली एंड द डबली लिंक लिस्ट। तो सिंगली लिंक लिस्ट हैज नोड विद द डेटा फील्ड एंड द नेक्स्ट फील्ड कॉल्ड एज द फॉरवर्ड लिंक, यानी सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर नोड होते हैं डेटा फील्ड और नेक्स्ट फील्ड, और डबली लिंक लिस्ट के पास आपके नोड होते हैं विद द डेटा फील्ड एंड द 2 पॉइंटर फील्ड, ठीक है, प्रीवियस एंड द नेक्स्ट। ये अलाउ करता है ट्रेवर्सल को केवल एक ही तरीके से, ये अलाउ करता है ट्रेवर्सल को 2 तरीके से, ठीक है। ये रिक्वायर करता है एक लिस्ट पॉइंटर वेरिएबल को स्टार्ट को, और ये रिक्वायर करता है 2 लिस्ट पॉइंटर वेरिएबल को स्टार्ट एंड द लास्ट को। ये ऑक्यूपाइज करता है कम मेमोरी को, ये ऑक्यूपाइज करता है ज्यादा मेमोरी को। इसका कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है इंसर्शन एंड डिलीशन का वो ऑर्डर ऑफ n होता है, और इसका ऑर्डर ऑफ 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है डिफरेंस बिटवीन द लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का तरह कह रहा है कि इन दिस डेटा स्ट्रक्चर द एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सीक्वेंस सच एज एरे स्टैक क्यू, यानी इसके अंदर जो डेटा एलिमेंट होंगे वो ऑर्गेनाइज्ड होंगे एक सीक्वेंस में, जिससे जैसे कि आपका एरे हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया। लेकिन नॉन लीनियर में क्या होगा, सीक्वेंस नहीं होगा, यानी अनऑर्गेनाइज्ड होंगे, ठीक है ना। ये ऑर्गेनाइज होंगे किस में, एक ट्री में, ग्राफ में। इसके अंदर कह रहा है कि इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर सिंगल लेवल इज इन्वॉल्व, यानी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो लेवल है वो सिंगल होता है,
और इसके अंदर मल्टीपल लेवल इन्वॉल्व होते हैं। इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट, यानी इसको इम्प्लीमेंट करना आसान होता है, इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू द लीनियर। डेटा एलिमेंट्स कैन बी ट्रेवर्स्ड इन अ सिंगल रन ओनली, यानी जो आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है उसमें डेटा एलिमेंट जो है वो ट्रेवर्स होते हैं केवल सिंगल रन में, और यहाँ पे जो डेटा एलिमेंट्स है वो ट्रेवर्स नहीं होते सिंगल रन में, ठीक है। मेमोरी इज नॉट यूटिलाइज्ड इन एन एफिशिएंट वे, यानी मेमोरी एफिशिएंट वे में यूटिलाइज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो मेमोरी है वो एक एफिशिएंट वे में यूटिलाइज होता है, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट इज मेनली इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का काम होता है, और एआई एंड इमेज प्रोसेसिंग के अंदर नॉन लीनियर का काम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है डिफरेंस बिटवीन द एरे एंड द लिंक लिस्ट, ठीक है। तो एरे का साइज आपका फिक्स होता है, लिंक लिस्ट का साइज फिक्स नहीं होता। एरे कलेक्शन होता है होमोजेनियस डेटा टाइप का, ये आपका कलेक्शन होता है नोड का, ठीक है। मेमोरी इज एलोकेटेड फ्रॉम द स्टिक, यानी स्टिक से मेमोरी यहाँ पे एलोकेट होती है, यहाँ पे मेमोरी एलोकेट होते हैं फ्रॉम द हिप, ठीक है। एरे जो है वो वर्क करता है कि स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ये वर्क करता है डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर पे। एलिमेंट जो है वो स्टोर होते हैं कंटीजियस मेमोरी लोकेशन पे, यहाँ पे एलिमेंट स्टोर होते हैं कहीं पर भी मेमोरी में, ठीक है। एरे जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के साथ, यहाँ पे लिंक लिस्ट जो है वो डिपेंड होता है एक दूसरे पे। यहाँ पे ये क्या करता है, काफी अधिक टाइम लेता है, ये क्या होता है लिंक लिस्ट कम टाइम लेता है एज कम्पेयर टू द एरे। अब यहाँ पे डिफरेंस आता है ट्री एंड द ग्राफ, डिफरेंस बिटवीन द ट्री एंड ग्राफ आपके सामने दिया हुआ है। तो यहाँ पे ट्री कह रहा है ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ नोड एंड एजेस, यानी टी जो है वो आपका कलेक्शन है नोड एंड एजेस का, और ग्राफ आपका कलेक्शन है किसका, वर्टिसेस एंड एजेस का, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि देयर इज अ यूनिक कोड इज कॉल्ड रूट इन ट्री, यानी यूनिक नोड होता है इसके अंदर जिसे हम लोग रूट कहते हैं, यहाँ पे कोई भी यूनिक नोड नहीं होता। देयर इज नॉट देयर विल नॉट बी एनी साइकिल, यहाँ पे कोई भी साइकिल नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे लूप और साइकिल बनता है। यहाँ पे कह रहा है कि रिप्रेजेंटेड डेटा इन द फॉर्म ऑफ ट्री स्ट्रक्चर इन ए हायरार्किकल मैनर, यानी ये रिप्रेजेंटेड करता है डेटा को ट्री स्ट्रक्चर में एक हायरार्किकल मैनर में, और ये रिप्रेजेंट करता है डेटा को सिमिलर टू द नेटवर्क। इन ट्री ओनली वन पार्ट विद इन टू नोड, यानी ट्री के अंदर केवल एक ही पाथ होता है दो नोड के बीच में, लेकिन ग्राफ के अंदर मल्टीपल पाथ होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर फॉलो होता है, और इसके अंदर केवल बीएफएस और डीएफएस फॉलो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बाइनरी सर्च इन डेटा स्ट्रक्चर। क्या होता है बाइनरी सर्च, तो कह रहा है कि दिस सर्च टेक्निक सर्चेस द गिवन आइटम इन मिनिमम पॉसिबल कंपैरिजन, यानी कम से कम पॉसिबल कंपैरिजन में सर्च कर देना इसके अंदर आता है। एंड इन दिस सर्चिंग वी फर्स्ट हैड टू सॉर्ट द एरे एलिमेंट, यानी सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एलिमेंट को सॉर्ट करना होगा एक मैनर में, एक पॉजिटिव मैनर में, ठीक है। एंड देन फॉलोइंग ऑपरेशन परफॉर्म, ठीक है। सबसे पहला कि फर्स्ट फाइंड द मिडिल एलिमेंट ऑफ द एरे, यानी सबसे पहले एरे का मिडिल एलिमेंट निकालेंगे। सेकंड कंपेयर द मिड एलिमेंट विथ एन आइटम, यानी कंपेयर करना मिड एलिमेंट को आइटम से। एंड देयर आर थ्री क्लासेस, तीन क्लासेस होंगी इसके अंदर। कह रहा है कि इफ इट इज द डिजायर्ड एलिमेंट देन सर्च इज कंप्लीट, मान लीजिए कि जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं वो हमें मिल गया तो सर्च कंप्लीट हो गया। अगर लेस देन डिजायर्ड आइटम, यानी उस सर्च आइटम से अगर छोटा आ रहा है तो हम सर्च करेंगे केवल फर्स्ट हाफ ऑफ द एरे, और अगर ग्रेटर देन आ रहा है उस डिजायर्ड एलिमेंट से तो हम सर्च करेंगे सेकेंड हाफ ऑफ द एरे, ओके। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिडिल आपका क्या है 5 और 0 हम ऐड कर रहे हैं तो आपका 2.5 यानी 2 है, तो मिडिल 2 यानी 0 1 और 2, तो यहाँ पे मिडिल 4 आपका आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम स्टेप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने जो प्रोसेस अभी देखा उसी प्रोसेस पे बस हमें स्टेप्स अप्लाई करने हैं और हमें एग्जिट कर देना है। अब यहाँ पे आता है बाइनरी सर्च या ट्री आपके सामने दिया हुआ है, जैसे कि आप देखिए हमें क्रिएट करना है बाइनरी सर्च ट्री को फ्रॉम द फॉलोइंग की। तो सबसे पहले 4 है तो 4 हमने लिख लिया, तो चूंकि आपको बताया कि 4 है तो लेफ्ट में आपका क्या होगा, लेफ्ट में आपका छोटा और राइट में आपका क्या होगा, बड़ा एलिमेंट इंसर्ट होगा। तो 4 से जो छोटा है वो 2 आपका क्या आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा, और 6 बड़ा है तो क्या होगा, राइट में चला जाएगा, ठीक है। और 3 आपका यहाँ पे आएगा, एक आपका 2 से छोटा है तो 2 के यहाँ आएगा, और 5 से छोटा आपका 6 से छोटा 5 है तो यहाँ पे आ जाएगा, और 6 से बड़ा 7 है तो 6 के राइट में शिफ्ट हो जाएगा। यानी बड़ा वैल्यू हमेशा राइट में और छोटा वैल्यू हमेशा लेफ्ट में इंसर्ट होगा। और रूट आपका 4 होगा तो 4 के ही हम लेफ्ट और राइट में क्या करेंगे, एलिमेंट को इंसर्ट एंड डिलीट करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल दिया गया है, इसको भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, जिसके अंदर 14 10 17 12 11 20 18 25 8 22 23 है, तो इसका भी फिगर आपके सामने दिया हुआ है। अब यहाँ पे आता है एवीएल ट्री, ठीक है। तो एवीएल ट्री एक प्रकार का टाइप है सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री का, और ये इन्वेंट किया गया था इन 1962 बाय द एडल्सन वालस्की एंड द लैंडिस के द्वारा, दो साइंटिस्ट थे, एंड इसको हम लोगों ने एवीएल नाम दिया जो इन्हीं के इनिशियल्स के द्वारा लिया गया। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट होना चाहिए, पता होना चाहिए, तब हम निकाल सकते हैं। तो बैलेंस फैक्टर का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री, तो आपको पता है 4 के लेफ्ट में क्या है, एक 2 एलिमेंट है, तो 2 माइनस राइट में क्या है, एक एलिमेंट है, तो 2 - 1 1 आ गया।
बैलेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका क्या होगा, जीरो, क्योंकि ना ही लेफ्ट में है ना ही राइट में है। यहाँ पर भी जीरो, क्योंकि ना ही लेफ्ट में ना ही राइट में, यहाँ पर भी जीरो, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट में एक राइट में एक, तो 1 - 1 0, तो इसका बैलेंस स्ट्रक्चर -1 0 और 1 आ गया। तो चूंकि आपको पता है कि इसका जो वैल्यू है बैलेंस स्ट्रक्चर का हमेशा -1 0 और 1 होना चाहिए, ठीक है, 2 नहीं होना चाहिए, इसी ऑर्डर में होने चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने आर रोटेशन अप्लाई हो रहा है, क्यों, क्योंकि -2 आ गया, तो हमें क्या करना होगा, राइट राइट रोटेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे रोटेशन अप्लाई करेंगे तो 9 आपका ऊपर चला जाएगा, 9 से छोटा 8 है तो इसके लेफ्ट में, और 9 से बड़ा 10 है तो राइट में आ जाएगा। तो अगेन हम देखेंगे बैलेंस स्ट्रक्चर निकाल के तो चीजें सही आ जाएंगी, तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे। फिर हम 10 8 और 9 और 8 की बात करें तो 10 आपका, फिर 9, फिर 8, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे एल रोटेशन, क्योंकि लेफ्ट में दोनों एलिमेंट है। तो यहाँ पे 2 आ रहा है तो हमें क्या करना होगा, ऑपरेशन तो अप्लाई करना होगा। तो एल हमने अप्लाई किया तो 9th आपका ऊपर आ गया, 9 से छोटा 8 है तो यहाँ पे, 9 से बड़ा ये है तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो एल रोटेशन आपका आ गया, और जो बैलेंस फैक्टर है वो भी हमारा बैलेंस हो गया। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा एल रोटेशन है, आर रोटेशन भी हम इसे कहते हैं। तो आर रोटेशन भी यही काम करता है, एल रोटेशन भी वही काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई ज्यादा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, बस छोटे बड़े एलिमेंट के फर्क आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे है क्रिएट करना है एवियल ट्री को, तो हमें इंसर्ट करना है, आप देख सकते हैं क्रिएट करना है 3 5 11 8 4 1 12 7 2 और 6 को। तो सबसे पहले 3 को इंसर्ट करेंगे, बैलेंस फैक्टर निकालेंगे। हमें करना क्या है, बैलेंस फैक्टर निकालना है। अगर बैलेंस फैक्टर 2 आता है तो एल आर ऑपरेशन, यानी अलग अगर लेफ्ट और लेफ्ट में है तो एल एल ऑपरेशन, और अगर राइट राइट में है तो राइट ऑपरेशन, एल आर है तो एल आर ऑपरेशन और आर एल ऑपरेशन, यही है बस। बैलेंस फैक्टर हमने निकाला, यहाँ पे -2 आ गया, तो हमें क्या करना होगा, आर आर रोटेशन फॉलो करना होगा। बस कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, एक बार बस ध्यान से देखना है आपको, और कुछ नहीं है, बस चीजें इंसर्ट हो जाएंगी। बारी बारी से सारे एलिमेंट को इंसर्ट करते जाना है, बैलेंस फैक्टर निकालते जाना है, छोटे एलिमेंट को लेफ्ट में और बड़े एलिमेंट को राइट में इंसर्ट करते जाना है, और नोट तो हमेशा आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। तो बस इस तरीके से हमें इंसर्ट करना है, चीजें हमारे सामने आती जाएंगी, आंसर हमें मिलता जाएगा, कोई बहुत दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। हमने 6 इंसर्ट किया तो आप देख सकते हैं रूट आपका 5 हो गया, और बाकी सारी चीजें आ गई, बैलेंस फैक्टर एग्जैक्ट होके आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पर ओके, अच्छी से देखना है। एक और क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस के तौर पे ले लीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, आप अच्छी तरीके से इसको देख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। बस बैलेंस फैक्टर पता होना चाहिए, आर आर रोटेशन, एल एल रोटेशन बस आपको पता होना चाहिए, काम आपका हो जाएगा, कोई परेशानी दिक्कत आपको नहीं होने वाली, ओके क्लियर। अब यहाँ पे आता है बी ट्री। बी ट्री क्या होता है, तो कह रहा है कि बी ट्री इज अ सेल्फ बैलेंस्ड सर्च ट्री in which every node contain the multiple key and has the more than 2 children। यानी बी ट्री एक प्रकार का सेल्फ बैलेंस सर्च ट्री है, जिसके अंदर हर एक नोड जो है वो कंटेन करता है मल्टीपल की को, जिसके पास मोर देन 2 चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, यानी 2 से ज्यादा। यहाँ पे कह रहा है कि बी ट्री ऑफ ऑर्डर एम हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, यानी बी ट्री जिसका ऑर्डर एम है उसके पास फॉलोइंग प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टी, ऑल द लीफ नोड मस्ट बी एट द सेम लेवल, यानी जितने भी लो लीफ नोड है उसके जो आपके जो लेवल है वो सेम होने चाहिए। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ऑल द नोड्स एक्सेप्ट द रूट मस्ट हैव द एटलीस्ट m by 2 - 1, यानी रूट नोड को छोड़ के जितने भी हैं आप m by 2 - 1 के इक्वल होने चाहिए, एंड द मैक्सिमम ऑफ m - 1 की, ठीक है, मैक्सिमम के लिए ये। एंड ईच नोड हैज अ मैक्सिमम ऑफ m चिल्ड्रन एंड मिनिमम ऑफ m by 2 चिल्ड्रन, यानी नोड के पास मैक्सिमम m चिल्ड्रन और मिनिमम m/2 चिल्ड्रन होने चाहिए, और सारे जो की वैल्यू है नोड के अंदर वो असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल दिया गया, आप इस एग्जांपल को देखिए, अच्छी तरीके से सारी चीजों को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है ना। बस यहाँ पर भी वही है, लेफ्ट राइट वाला ही फंडामेंटल है, और जो बड़े एलिमेंट है उनको राइट में और छोटे एलिमेंट को लेफ्ट में, बस वही खेला है यहाँ पे। यहाँ पर भी वही, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। सारी चीजें आपके सामने दी गई है, सारा एग्जाम्पल, सारा पॉइंट, सारा क्लियरनेशन यहाँ पे आपका सामने दिया गया है। आपको अच्छी तरीके से बस चीजों को देखते जाना है, अच्छी तरीके से चीजों को पढ़ते जाना है, ठीक है ना। यहाँ पे 7 इंसर्ट करना है, बारी बारी से इसके अंदर भी एलिमेंट को इंसर्ट करने हैं हमें, तो बारी बारी से हम भी इसके अंदर एलिमेंट इंसर्ट करते चल रहे हैं, और चीजें हमारे सामने एक सही वे में आती चली जाएंगी, ठीक है ना। कोई परेशानी दिक्कत आपको नहीं होगी, बिल्कुल आपको बस बने रहना है, ठीक है। हम लोग बस लास्ट कगार पे बस पहुंचने ही वाले हैं। आप यहाँ पे देखिए, सारी चीजों को हमने इंसर्ट कर दिया, और सारी चीजें हमारे सामने एक सिक्वेंशियल मैनर में आती जा रही है, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपके सामने आप देख सकते हैं सारी चीजें आपके अप्लाई होंगी, तो ये आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम मूव कर रहे हैं ग्राफ की तरफ। तो ग्राफ आपका जी जो है एक प्रकार का ऑर्डर पेयर है, वर्टिसेस का और एजेस का, वी और ई का। आप यहाँ पे देख सकते हैं V1 V2 V3 V4, और यहाँ पे E1 से लेके E6 तक आपके सामने एजेस हैं, ठीक है, यानी जो कनेक्टिंग होते हैं वो एजेस होते हैं। कनेक्टेड ग्राफ जो कनेक्ट होता है, अनकनेक्टेड ग्राफ जो कनेक्ट नहीं होता।
डायरेक्टेड ग्राफ जिसके अंदर डायरेक्शन दी रहती है, अनडायरेक्टेड ग्राफ जिसके पास डायरेक्शन नहीं दी रहती। बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात करें ग्राफ के की, तो यहाँ पे एडजेसेंसी, वर्टिसेस आता है, पाथ आता है, साइकिल आता है, डिग्री आता है, कंप्लीट ग्राफ, वेटेड ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे आता है ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन को किस तरीके से करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। तो कह रहा है कि ग्राफ इज मैथमेटिकली स्ट्रक्चर्ड एंड फाइंड्स इट्स एप्लीकेशन इन मेनी एरियाज ऑफ इंटरेस्ट इन विद द प्रॉब्लम नीड टू इज सॉल्व्ड यूजिंग द कंप्यूटर। यानी ग्राफ एक प्रकार का मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है जिसको अलग अलग प्रॉब्लम के लिए सॉल्व किया जाता है, अलग अलग प्रॉब्लम के लिए यूज किया जाता है। और देयर आर टू टाइप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एंड एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने मैट्रिक्स जो है वो एडजेसेंसी लिस्ट में दिया गया है, जैसे 1 2 3 4 5 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, एक बार हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 को लिख लेंगे। अब देखेंगे 1 से 1 के पास क्या कोई चीज है, नहीं है, तो 0 कर देंगे, सेल्फ लूप नहीं है तो 0। 1 से कहां जा रहा है, 2 पे और 3 पे, तो 2 पे आपका 1 होगा, 3 पे 1 होगा, बाकी सारी जगहों पे 0 होगा। फिर हम 2 के पास आएंगे, 2 के पास हम देखेंगे क्या, 2 के पास क्या है, सेल्फ लूप है, तो बिल्कुल हमने 1 दे दिया। क्या 2 के पास जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो 1 पे जा रहा था तो हमने 1 दे दिया, 2 पे जा रहा है तो हमने 1 दे दिया। क्या 2 से डायरेक्ट 3 पे कोई कनेक्टिविटी है, नहीं है, तो 0 दे देंगे। 2 से 4 पे कनेक्टिविटी है तो हम क्या कर देंगे, 1 दे देंगे, बाकी जगहों पे 0। सेम इसी तरीके से 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे हम इंसर्ट करेंगे चीजों को और हम बस पुट कर देंगे वैल्यू को 0 1। लिस्ट की बात करें तो लिस्ट में भी वही फंडामेंटल है, 1 2 3 और 4 5 का ही कंसेप्ट है। 1 से डायरेक्ट हम कहाँ पहुंच पा रहे हैं, तो 1 से हम लोग 4 2 पर ही पहुंच पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम 1 पे जाएंगे, फिर 2 पे, फिर 4 पे जाएंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्टली हम लोग 2 से डायरेक्ट 5 पे चले जाएंगे। अगर कनेक्टिविटी है तो कनेक्टिविटी हमें दर्शाना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें आपके सामने दी गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है ग्राफ ट्रेवर्सल इन डेटा स्ट्रक्चर। ट्रेवर्सल किस तरीके से फॉलो होता है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ग्राफ में, तो यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है ब्रेड फर्स्ट सर्च BFS और दूसरा होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो BFS आपके सामने दिया हुआ है, जिसके अंदर एक नोड जो है वो सेलेक्ट होगा एज ए स्टार्ट पोजीशन और जो विजिटेड होगा वो उसको मार्क करेंगे एंड देन ऑल द अनविजिटेड नोड आर एडजेसेंट टू द नेक्स्ट नोड, ओके, एंड आर विजिटेड एंड द मार्क्ड इन द सेम सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो आपके सामने ये चीजें दी गई हैं। DFS की बात करें, डेप्थ फर्स्ट सर्च, जिसके अंदर जो स्टार्टिंग नोड है और सबसे पहले होगा, फिर एंडिंग नोड एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्रॉम द स्टार्ट एंड एंड सो द फोर्थ अंटिल ऑल द नोड हैज बीन विजिटेड। ठीक है, वही चीज है, कोई दिक्कत परेशानी वाली चीज नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे आता है इंट्रोडक्शन टू द सर्चिंग इन डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सर्चिंग क्या है, कह रहा है कि सर्चिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एन एलिमेंट विद इन अ लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑर्डर इन ऑर्डर। यानी सर्चिंग जो है वो प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंग हम फाइंड करते हैं एलिमेंट को एक लिस्ट के अंदर और जो एक ऑर्डर में होता है। अब 2 प्रकार का सर्चिंग होता है, लीनियर सर्च होता है, बाइनरी सर्च होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर सर्च के अंदर कह रहा है कि लीनियर सर्च वी एक्सेस ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे 1 by 1 सीक्वेंशियली। यानी इसके अंदर हम हर एक एलिमेंट को 1 by 1 सीक्वेंशियली क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं, सर्च करते हैं, जिससे हम लोग डिजायर्ड एलिमेंट को फाइंड करते हैं या फिर नहीं फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आप 6 को हमें सर्च करना है, तो सबसे पहले सारे एलिमेंट से सर्चिंग करेंगे हम लोग, तब हम 6 पे जाएंगे, है कि नहीं। तो यही आपके सामने पूरा प्रोसेस आपके सामने मेंशन किया गया है, यहाँ पे उसका एल्गोरिथम दिया गया है। और एक और प्रॉब्लम आपके सामने है, उसका एल्गोरिथम है, बस चीजें वही हैं। उसके बाद आपका BST है, बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री को तो हमने पीछे भी देखा है, बस वही पॉइंट यहाँ पे है। अब यहाँ पे आता है सॉर्टिंग इन डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सॉर्टिंग किस तरीके से काम करता है, कह रहा है कि सॉर्टिंग रिफर्स टू द ऑपरेशन ऑफ अरेंजिंग डेटा इन सम गिवन सीक्वेंस सच एज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। यानी जो अभी आपके डेटा है उनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, सॉर्ट करना। जैसे आपका 2 5 3 1 6 4 दिया है, तो हमें या फिर 1 2 3 4 5 6 करें या फिर 6 5 4 3 2 1 करें, है कि नहीं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना हो गया। अब यहाँ पे टाइप की बात करें सॉर्टिंग की, तो बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड रेडिक्स सॉर्ट, बकेट सॉर्ट आता है। ठीक है, तो ये सारे सॉर्टिंग को हमने अपने सेपरेट जो वीडियोस हैं उनके अंदर प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जल्दी में चीजों को लेके चलेंगे। बबल सॉर्ट की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि बबल सॉर्ट के अंदर जो एलिमेंट है वो कंपेयर्ड होगा उसके एडजेसेंसी एलिमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने दिया गया है और इसके अंदर कह रहा है कि इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज लार्जर देन द सेकंड एलिमेंट। यदि मान लीजिए कि आपका पहला एलिमेंट क्या है, बड़ा है सेकंड एलिमेंट से, तो जो पोजीशन होगा एलिमेंट का वो इंटरचेंज होगा, अदरवाइज ये चेंज नहीं होगा। जैसे हमें कंपेयर करना है 10 और 14 को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम 14 और 2 को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, 14 आपका बड़ा है, 2 छोटा है, तो हमें इसको स्वैप करना होगा। फिर आगे हमें क्या करना होगा, 14 को 11 से कंपेयर करना होगा, फिर स्वैप करना होगा। फिर 14 और 6 को कंपेयर करना होगा, फिर स्वैप करना होगा। तो इस तरीके से हमें स्वैपिंग अप्लाई करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पास 1 2 और 3 तक हम जाएंगे तो हमें जो एलिमेंट है सॉर्ट होकर मिल जाएंगे। तो ये आपका क्या था, बबल सॉर्ट था। कोई बहुत दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। इंसर्शन यहाँ पे उसका एल्गोरिथम आपके सामने दिया हुआ है, आप इस एल्गोरिथम को देखिएगा और इसको अच्छी तरीके से लिखने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, आप इस प्रोसेस को भी देखिएगा।
दूसरा हमारा आता है सिलेक्शन सॉर्ट, सिलेक्शन यानी एलिमेंट को सेलेक्ट करना। तो सिलेक्शन सॉर्ट में भी आपका पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, इसके अंदर भी बस स्वैपिंग का ही फंडामेंटल है, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। इंसर्शन सॉर्ट की बात करें यानी चीजों को इंसर्ट करना है, हमें इंसर्ट करके चीजों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वही प्रोसेस है, हमें चीजों को देख लेना है, सॉर्ट हो जाएगा। मर्ज सॉर्ट डिवाइड एंड कंक्यूर पे काम करता है, यानी पहले हम क्या करेंगे, चीजों को डिवाइड करेंगे दो पार्ट में और उसके बाद उसको कंक्यूर करेंगे। डिवाइड हमने किया 20 से चीजों को, तो यहाँ पे 42, 44, 75 और 20 यानी 20 आया। यहाँ पे 60, 10, 5 और 30 आया। फिर से हमने क्या किया, इसको दो दो पार्ट में बांटा, दो दो पार्ट में बांटा, फिर दो दो, फिर यहाँ से 1 1 में हमने सेपरेट किया, 1 1 में किया। अब हम क्या करेंगे, इन 1 1 पार्ट को दो पार्ट में बनाएंगे, फिर इसको भी दो पार्ट में बनाएंगे। और इसके अंदर ध्यान देंगे कि जो छोटे एलिमेंट है पहले, बड़े एलिमेंट को बाद में। हमने कर दिया, फिर हम दो दो का पेयर 4 में कन्वर्ट करेंगे, तो 20, 42, 75, 84 आएगा, फिर 5, 10, 30, 60 आएगा। अब हम इस 4 4 के पेयर को कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास 8 के पेयर में आ जाएंगे। तो सबसे पहले 5, 10, 20, 30, 42, 60, 75, 84 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस है। अब यहाँ पे क्विक सॉर्ट भी दिया हुआ है, इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ये भी आपका वन ऑफ द बेस्ट सॉर्टिंग टेक्निक है, तो इसको आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। क्योंकि चीजें वन शॉट के अकॉर्डिंग ही मैं लेके चल रहा हूँ, तो ज्यादा थोड़ा सा मैं जल्दबाजी में चीजों को लेके चल रहा हूँ, है कि नहीं। हीप सॉर्ट की बात करें डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो हीप सॉर्ट में आपका मैक्स हीप मीन हीप आता है, जिसके अंदर आपका फादर जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा चाइल्ड के, यहाँ पे फादर जो होगा लेस देन इक्वल टू होगा चाइल्ड के। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पेरेंट है, इसके अंदर चाइल्ड छोटे हैं, यहाँ पे पेरेंट है, चाइल्ड आपका क्या है, बड़ा है, बस। यहाँ पे आपके सामने मैक्सिमम हीप है, वही है 10, फिर यहाँ पे 15 ऐड होगा, स्वैपिंग होगा, अगर बड़ा है तो यहाँ पे बड़ा है तो 15 पहले आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका एलिमेंट इंसर्ट होगा 5, फिर वही चीज है, हमें कंपेयर करना है, बड़े छोटे एलिमेंट का कंपैरिजन देख लेना है, बस काम हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और जैसे जैसे करते जाएंगे हमें चीजें मिल जाएंगी। स्पैनिंग ट्री की बात करें तो स्पैनिंग ट्री एक प्रकार का सब ग्राफ होता है और एक अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ होता है, जिसके जो इंक्लूड करता है सारे वर्टिसेस को ऑफ द ग्राफ विद इन द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। और जो टोटल नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री होते हैं विद इन एन वर्टिसेस, वो क्या होंगे, क्रिएट होंगे फ्रॉम द कंप्लीट ग्राफ इक्वल टू द n टू द पावर n-2, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम स्पैनिंग ट्री एक टर्म आता है, इसको भी आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कम से कम मतलब वेट में हम ज्यादा से ज्यादा यानी हम सारे नोड पे पहुंच जाए, बस बेसिकली वही काम होता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा डेटा स्ट्रक्चर का वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप ये सेशन आपको लिए बेहतर लगा होगा। अगर बेहतर लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, पॉजिटिव कमेंट जरूर बताइएगा, और भी किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वन शॉट वीडियो चाहिए बताइएगा, ओके। और फ्रेंड्स सर्कल में चीजों को शेयर कर दीजिएगा। मिलता है फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।